एवरीवन। वीडियो की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर सूफान हमें इंट्रोडक्शन देते हुए बता रहा था कि मेरा नाम सूफान है। मैं इस क्विंग सेक्ट का सबसे बदकिस्मत और निचले दर्जे का नौकर यानी सर्विस डिसाइपल हूँ। सुन के आपको लग रहा होगा कि क्या हीरोइक स्टोरी है। आगे चलकर मैं कोई बहुत बड़ा धमाका करूंगा और सेक्ट के बड़े बड़े आका मेरे सामने घुटने टेकेंगे। सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रहा था, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। ये वर्ल्ड और ये सेक्ट इतना ज्यादा टॉक्सिक था कि मुझे इंसान समझने को ही कोई तैयार नहीं था। दिन रात गालियां खाओ, ऊपर से जरा सी गलती पर लात घूंसे मुफ्त में मिलते थे। लेकिन आज मेरी किस्मत ने एक ऐसा यू टर्न लिया कि मेरे होश ही उड़ गए। मेरे हाथ एक अनोखा और जादुई लौकी यानी गोर्ड लग गया था, जो अचानक से हवा में बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा था। उसका आकार इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान को ही निगल जाएगा। तभी सूफान घबराकर चिल्लाता है कि अरे भाई, ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा कि अब डर के मारे मेरी सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जल्दी करो, छोटे हो जाओ, बिल्कुल अपने सबसे छोटे रूप में आ जाओ। देखते ही देखते वो विशाल गोर्ड सिमटकर बेहद छोटा हो जाता है। सूफान उसे देखकर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इस जादुई जी OURD का इस्तेमाल आकार बदलने के अलावा और किस काम के लिए किया जा सकता है। तभी उसे एक बेहद शानदार और भीनी भीनी सी खुशबू का एहसास होता है। वो उस खुशबू की तरफ खिंचा चला जाता है और जब वो उस लौकी के अंदर मौजूद पानी को चखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पानी का स्वाद बहुत ज्यादा मीठा और अमृत जैसा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो सोचने लगता है कि क्या वो कोई सपना देख रहा है या फिर ये सच है। तभी उसे एक और असली चमत्कार का एहसास होता है। उसके शरीर पर जितने भी गहरे और दर्दनाक घाव थे वे सब अपने आप बहुत तेजी से ठीक होने लगे थे। यहाँ तक कि उसकी पुरानी और छिपी हुई चोटें जो लंबे समय से उसे दर्द दे रही थीं, उनका दर्द भी पूरी तरह से गायब हो चुका था। ये देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून और खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो राहत की सांस लेते हुए खुद से कहता है कि चलो, अपनी जान जोखिम में डालकर इस जादुई खजाने को यहाँ वापस लाना आखिरकार बेकार नहीं गया। हम अगले सीन में देखते हैं कि सूफान अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगता है। वो बेहद हताश और दुखी आवाज में कहता है कि मेरी किस्मत कितनी खराब है। आखिर मुझे इस पूरे सेक्ट में सबसे बेकार और निचले दर्जे के काम यानी मिसलेनियस टास्क हॉल में एक मामूली डिसाइपल के रूप में क्यों सड़ाया जा रहा है। यहाँ का काम इतना थका देने वाला और मुश्किल है कि मुझे हर रोज पूरे 200 जिन सूखी लकड़ियाँ काटनी पड़ती हैं। आज भी जो लकड़ियाँ उसने काटी थीं, वे उसके रोज के कोटे को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थीं। उसे डर सताने लगता है कि अगर उसका काम पूरा नहीं हुआ तो उसे फिर से बेरहमी से पीटा जाएगा। वो कांपते हुए कहता है कि मैं फिर से मार नहीं खाना चाहता, मुझे कुछ भी करके और लकड़ियाँ ढूंढनी होंगी। वो फैसला करता है कि उसे पहाड़ के पिछले हिस्से में जाकर देखना चाहिए, शायद वहाँ कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाएं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, झाड़ियों और नुकीले पत्थरों की वजह से उसके कपड़े बुरी तरह से फट जाते हैं। वो गुस्से में चीख पड़ता है कि अरे नहीं, जो कपड़े मुझे अभी अभी मिले थे वे फिर से फट गए। मैं तो वैसे ही कंगाल हूँ, अब क्या नंगा घूमूंगा। वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। तभी जमीन पर उसकी नजर उसी अजीब से हरे रंग के लौकी पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और थोड़ा निराश होकर कहता है कि अरे, ये हरे रंग का मामूली कूड़ क्या है। मुझे तो लगा था कि यहाँ कोई बेशकीमती खजाना छिपा होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर वो थोड़ा सोचता है और खुद को तसल्ली देते हुए कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मुफ्त की चीज है, कम से कम ये पानी भरने के काम तो आएगा ही। हम अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ का क्रूर सुपरवाइजर, जिसका नाम ओल्ड मास्टर स्यू है, वहाँ पहुँच जाता है। वो बेहद गुस्से में चिल्लाता है कि सूफान, आज फिर से इतनी कम लकड़ियाँ क्यों हैं? क्या तूने यहाँ आराम फरमाने की कसम खा रखी है? अगर तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से बड़े आकाओं का काम थोड़ा सा भी लेट हुआ तो याद रखना कि मैं भी तुम्हें उनकी मार से नहीं बचा पाऊंगा। सूफान अपनी बेगुनाही की दुहाई देते हुए बेहद कमजोर आवाज में कहता है कि ओल्ड मास्टर शू, मेरी बात का यकीन मानिए, आज पहाड़ से गिरकर मैं लगभग मरने ही वाला था। मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। मैं जानबूझकर काम चोरी नहीं कर रहा था। लेकिन ओल्ड मास्टर शू के दिल में जरा सी भी दया नहीं आती। उसका दिल पत्थर का था। वो एक क्रूर हंसी हंसता है और कहता है कि मुझे इन सब बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है, इसलिए सजा के तौर पर आज रात तुम्हें खाने के लिए एक निवाला भी नहीं मिलेगा। सूफान गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज बॉसयू, मेरी बात सुनिए, वो सच में एक भयानक एक्सीडेंट था। तभी बॉसयू उसे डांटते हुए कहता है कि तुम इस मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के सबसे बड़े कचरे और नाकामयाब इंसान हो। मैं फिर भी तुम्हें यहाँ झेल रहा हूँ और तुम पर मेहरबानी कर रहा हूँ। अगर तुमने कल का काम समय पर पूरा नहीं किया तो याद रखना कि तुम्हारी किस्मत आज जैसी अच्छी नहीं होगी और तुम्हें वो सजा मिलेगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। हम अगले सीन में देखते हैं कि बॉस शू के जाने के बाद सूफान अकेला रह जाता है। वो भूख और थकान से चूर होकर उसी हरे गॉड से पानी पीता है। जैसे ही पानी उसकी जुबान को छूता है वो हैरान रह जाता है। पानी का स्वाद बहुत मीठा हो चुका होता है। वो चौंक कर कहता है कि अरे, ये पानी इतना मीठा कैसे हो गया। और सबसे अचरज की बात तो ये थी कि उसे पीते ही उसके पेट की भूख पूरी तरह से मिट जाती है।
उसका पूरा शरीर एक अजीब से सुकून और ताजगी से भर जाता है। वो पानी बेहद मीठा और कोमल महसूस होता है। सूफान को अब पक्का यकीन हो जाता है कि ये कोई साधारण लौकी नहीं है, बल्कि ये सच में एक बेहद चमत्कारी खजाना है। वो उस गॉड को देखते हुए धीरे से कहता है कि अगर ये थोड़ा और छोटा हो जाता तो इसे छिपाना मेरे लिए बहुत आसान होता। उसके ऐसा कहते ही एक और जादू होता है। वो गॉड उसकी आंखों के सामने और छोटा होने लगता है। सूफान अपनी आंखों मैलते हुए कहता है कि क्या मैं सच में ये सब देख रहा हूँ या ये मेरा भ्रम है। वो खुश होकर कहता है कि छोटा और छोटा और छोटा हो जाओ। वो गॉड इतना छोटा और प्यारा हो जाता है कि सूफान उसे देखकर मुस्कुरा उठता है और उसे प्यार से बेबी बेबी कहकर बुलाने लगता है। भी हम अगले सीन में देखते हैं कि तभी बाहर से एक जोरदार आवाज गूंजती है जो उसे इस जादुई दुनिया से बाहर खींच लाती है। कोई बाहर से चिल्ला रहा होता है कि सूफान जल्दी से अपनी सुस्ती छोड़ो और तुरंत बाहर आओ। अंदर छिपे मत रहो, क्योंकि बड़े आका और अधिकारी सर्वेंट्स क्वार्टर्स का मुआयना करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। जल्दी करो, बिल्कुल भी देर मत लगाओ। इसके साथ ही उसे काम का एक और भारी बोझ दे दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि ये लो, तुम्हारी किस्मत में आज 50 जिन और लकड़ियां काटने का काम जोड़ दिया गया है। सूफान बाहर आता है और देखता है कि बॉस यू के हाथ में कुछ अनोखी चीजें हैं। सूफान उत्सुकता से पूछता है कि बॉस यू, ये सब क्या है? बॉस यू उसकी नासमझी पर जोर से ठहाका लगाकर हंसता है और कहता है कि तुम जैसे देहाती और जाहिल इंसान ने इसे पहले कभी नहीं देखा होगा। ये लो ग्रेड का स्पिरिचुअल ड्यू है। इसे पीने से न सिर्फ शरीर फौलाद जैसा मजबूत हो जाता है, बल्कि शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारियां भी चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। ये सिर्फ हमारा महान क्विंग यून सेक्ट ही है जो इतना अमीर और ताकतवर है कि हम जैसे लोग, तुम जैसे मामूली नौकरों को भी इतनी कीमती चीजें और फायदे दे रहे हैं। ये भी हम अगले सीन में देखते हैं कि सूफान के मन में लालच और उत्सुकता और बढ़ जाती है। वो बहुत ही विनम्र बनकर पूछता है कि बॉस शू, अगर ये लो ग्रेड है तो मिड ग्रेड स्पिरिचुअल ड्यू कैसा होता है? क्या आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? बॉस शू आज अच्छे मूड में होता है, इसलिए वो थोड़ा घमंड दिखाते हुए कहता है कि चलो, आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मिड ग्रेड स्पिरिचुअल ड्यू को सिर्फ कुछ ही बार देखा है। उसका रंग बिल्कुल गहरा पन्ना हरा यानी एमरल्ड ग्रीन होता है, जो देखने में ही अद्भुत लगता है। और जहाँ तक हाई ग्रेड की बात है तो वो बहुत गहरे हरे रंग का होता है और उसे छूने की इजाजत सिर्फ इनर सेक्ट मास्टर्स को ही होती है। उनके अलावा कोई उसे हासिल नहीं कर सकता। सूफान फिर पूछता है कि और सुप्रीम स्पिरिचुअल ड्यू कैसा होता है? बॉस शू एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि उसके बारे में तो मैंने सिर्फ अफवाहों और कहानियों में ही सुना है। वो बिल्कुल सुनहरे पीले रंग का होता है और वो इस पूरी दुनिया का सबसे पौराणिक खजाना माना जाता है। जब मैं खुद इन चीजों को हासिल नहीं कर सकता तो तुम जैसे मामूली नौकर को तो अपनी पूरी जिंदगी में इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। वो उसे सख्त हिदायत देते हुए कहता है कि सुनो, जब मास्टर्स यहाँ क्वार्टर्स का मुआयना करने आए और तुमसे पूछें तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि तुमने आधी बोतल का सेवन कर लिया है, समझे? सूफान सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। बॉस शू चिल्लाता है कि अब खड़े मत रहो, वापस अपने काम पर लग जाओ। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि सूफान वापस लकड़ियां काटने चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अजीब उथल पुथल चल रही होती है। वो खुद से कहता है कि ये कितनी अजीब और चमत्कारी बात है। मैंने सिर्फ आधे दिन में ही पूरे 250 जिन लकड़ियां काट डाली और मुझे थकान का एक छोटा सा एहसास तक नहीं हुआ। मेरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। वो सोचने लगता है कि जब इस साधारण हरे गॉड में सामान्य पानी डालने से इतना चमत्कारी और शक्तिशाली असर हो सकता है, तो क्या होगा अगर मैं इसमें इस स्पिरिचुअल ड्यू को डाल दूं? वो तुरंत इस विचार पर अमल करता है और उस लो ग्रेड के ड्यू को गॉड के अंदर डाल देता है। कुछ ही पलों में जो चमत्कार होता है उसे देखकर सूफान के होश उड़ जाते हैं। गॉड के अंदर से एक बेहद तीखी और दिव्य खुशबू आने लगती है। वो घबराकर खुद से कहता है कि ओ नहीं, अगर किसी को भी इस बात की भनक लग गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये खुशबू साधारण नहीं है। उस गॉड ने उस मामूली लो ग्रेड के स्पिरिचुअल ड्यू को पूरी तरह से दुनिया के सबसे दुर्लभ और पौराणिक सुप्रीम स्पिरिचुअल ड्यू में बदल दिया था। पूरा लो ग्रेड का ओस अब सुनहरे अमृत में बदल चुका था, लेकिन उसकी खुशबू इतनी ज्यादा तेज और मनमोहक थी कि वो पूरे इलाके में फैल रही थी। सूफान बुरी तरह डर जाता है और सोचता है कि अगर मेरा ये राज सबके सामने आ गया तो बड़े मास्टर्स मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं पक्का एक बेहद खौफनाक मौत मारा जाऊंगा। उसी समय उस अमृत के असर से उसका शरीर अंदर से बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका दिल अभी ब्लास्ट हो जाएगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि सूफान का एक साथी उसे सोता हुआ देखकर घबरा जाता है। वो उसे हिलाते हुए चिल्लाता है कि सूफान, तुम अभी भी सो रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? बॉस यू किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाला है, जल्दी उठो। तभी बॉस यू वहाँ गुस्से में पैर पटकते हुए आता है। वो सूफान को देखते ही चिल्लाने लगता है कि रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब बहुत बड़े वीआईपी बन गए हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ आराम कर रहे हो और कोई काम नहीं कर रहे। वो अपनी छड़ी से सूफान पर जोरदार वार करता है, लेकिन सूफान को ये देखकर गहरा झटका लगता है कि उस लाठी के वार से उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ।
उसका शरीर अंदर से इतना मजबूत हो चुका था कि वो वार बेअसर रहा। लेकिन अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए सूफान दर्द का नाटक करने लगता है ताकि किसी को शक न हो। बॉस शू उसे लगातार गालियां देता रहता है और डांटते हुए कहता है कि तुम जैसे निकम्मे और बेकार इंसान को सीधे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर तुमने आज शाम तक पूरे 300 जिन लकड़ियां लाकर नहीं दी तो याद रखना कि तुम्हें पूरे 1 हफ्ते तक भूखा रहना पड़ेगा। यहाँ से दफा हो जाओ। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि बॉस शू के जाने के बाद सूफान अपनी कुल्हाड़ी को देखता है जो काफी पुरानी और कुंद हो चुकी थी। वो थकी हुई सांस लेकर सोचता है कि अगर ये एक्स थोड़ी और तेज और धारदार होती तो मुझे इतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती और मेरा काम चुटकियों में हो जाता। तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो सोचता है कि जब ये अद्भुत कोड एक मामूली लो ग्रेड के स्पिरिचुअल ड्यू को दुनिया के सबसे बेहतरीन टॉप ग्रेड अमृत में बदल सकता है, तो क्या ये मेरी इस साधारण और टूटी फूटी एक्स को भी एक जादुई खजाने में नहीं बदल सकता। वो बिना देर किए उस कुल्हाड़ी को गॉड के पास ले जाता है और कहता है कि इसे बड़ा और शक्तिशाली बना दो। वो गॉड की तरफ देखकर विस्मय से पूछता है कि हे अद्भुत गॉड, आखिर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम कहाँ से आए हो। जैसे ही वो कुल्हाड़ी को वापस उठाता है वो भारी हो चुकी होती है। उसकी धार से एक अजीब सी चमक निकल रही होती है। सूफान खुशी से पागल हो जाता है और सोचता है कि क्या ये सच में किसी भी बकवास चीज को बेशकीमती खजाने में बदल सकता है। वो खुद से कहता है कि सूफान, इस बार तुम्हारी लॉटरी लग गई है, तुम सच में बहुत अमीर बनने वाले हो। वो अपनी नई चमचमाती कुल्हाड़ी को हवा में लहराते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया एक्स, अब आओ और देखते हैं कि तुम में कितनी ताकत है। ये भी हम अगले सीन में देखते हैं कि अचानक माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सेट की एक बेहद गुस्सैल और घमंडी सीनियर, जिसे सब आंट होंगे कहते हैं, अपने चेलों पर बुरी तरह चिल्ला रही होती है। वो गुस्से से कांपते हुए कहती है कि तुम सब के सब गधे और बेवकूफ हो। तुम लोगों ने जो घटिया दर्जे का कोयला यानी इंफीरियर चारकोल मुझे सप्लाई किया था, उसी की वजह से मेरी सबसे कीमती एल्केमी फर्नेस ब्लास्ट हो गई। मेरा सालों का काम बर्बाद हो गया। क्या तुम जैसे नीच और मामूली गुलाम मेरे इस भारी नुकसान की भरपाई कर सकते हो। वहाँ मौजूद सभी नौकर और सुपरवाइजर डर के मारे कांपने लगते हैं और जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि दादी माँ, हमें माफ कर दीजिए। आंटी, हम पर रहम कीजिए। सुपरवाइजर तुरंत अपनी जान बचाने के लिए सारा इल्जाम सूफान पर मढ़ देता है और कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ एक मामूली सुपरवाइजर हूँ। ये सारा खराब कोयला इसी बदतमीज लड़के सूफान ने जलाया और तैयार किया था, इसे पकड़ो। आंट होंगे गुस्से से सूफान की तरफ देखती है। सूफान आगे बढ़कर झुकता है और कहता है कि नौकर सूफान का आंटी को प्रणाम। ये भी हम अगले सीन में देखते हैं कि आंट होंगे का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो चिल्लाती है कि मैंने पहले ही साफ साफ निर्देश दिए थे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टॉप क्वालिटी का कोयला ही चाहिए। तुम जैसे कामचोरों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे इस बकवास कचरे से बेवकूफ बनाने की कोशिश करो। सूफान बहुत ही समझदारी और शांति से जवाब देता है कि आंटी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इस अच्छे कोयले के बीच में ये घटिया कोयला किसने और कैसे मिला दिया। प्लीज आंटी, आप खुद न्याय कीजिए और सच का पता लगाइए। लेकिन आंट होंगे कहती है कि ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। मेरे नुकसान का मुआवजा कौन भरेगा। तभी वहाँ एक और सीनियर चली जो स्वभाव से थोड़ी शांत और दयालु है, बीच बचाव करने आती है। वो कहती है कि बस कीजिए जूनियर सिस्टर, आपने रेड लीफ इंसिडेंट को देखा ही है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल 1 सेकंड ग्रेड की बेहद जटिल और मुश्किल पिल है। यहाँ तक कि हमारे परम आदरणीय मास्टर भी कभी कभी इसे सही तरीके से रिफाइन नहीं कर पाते और उनका फर्नेस भी ब्लास्ट हो जाता है। तो फिर इन बेकसूर और मामूली नौकरों पर अपना गुस्सा निकालने से क्या फायदा। ये भी हम अगले सीन में देखते हैं कि सुपरवाइजर तुरंत उस दयालु सीनियर की तारीफ करने लगता है और कहता है कि दादी माँ, आप सच में बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं इन सभी आलसी और कामचोर नौकरों को आज ही इस पहाड़ से धक्के मारकर नीचे गिरा दूंगा। लेकिन वो दयालु सीनियर उसे घूर कर देखती है और सख्त लहजे में कहती है कि उन्हें यहाँ से भगा देना एक अलग बात है, लेकिन उन्हें टुकड़ों में काट कर कुत्तों को खिला देना कोई विकल्प नहीं है और न ही मैं इसकी इजाजत दूंगी। माना कि इनसे कुछ गलतियां और चूकें हुई हैं, लेकिन इसके लिए ये मौत की सजा के हकदार बिल्कुल नहीं है। घमंडी आंट होंगे नाक सिकोड़ते हुए कहती है कि कुछ मामूली नौकर ही तो हैं, अगर ये मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। सीनियर सिस्टर, आप हमेशा इन कीड़ों मकोड़ों की हिफाजत क्यों करती हैं। दयालु सीनियर उसे समझाते हुए कहती है कि अगर हमारे सम्मानीय एल्डर्स को इस तरह मामूली नौकरों की अंधाधुंध और बेरहम हत्या के बारे में पता टूटा तो वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वे निश्चित रूप से तुम्हें बहुत कड़ी सजा देंगे और तुम्हें इस खूबसूरत लिंगेक्षु पीक को हमेशा के लिए छोड़कर जाने पर मजबूर कर देंगे। ये भी हम अगले सीन में देखते हैं कि आंट होंगे को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन उसका घमंड अभी भी कम नहीं होता।
वो सूफान की तरफ एक कड़क चमकता हुआ स्पिरिट स्टोन फेंकती है और गुस्से में कहती है कि आज मेरी ही लापरवाही थी जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान झेलना पड़ा और तुम्हारी वजह से ये मुसीबत आई। ये स्पिरिट स्टोन लो, ये आउटर सेक्ट में जाकर तुम्हारी चोटों का इलाज करने के लिए काफी से भी ज्यादा है। इसे उठाओ और तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुमने सुना नहीं? अभी के अभी इस लिंगेश्यू पीक से बाहर निकल जाओ, वरना अगर दोबारा मेरे सामने आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुम्हारे साथ बेहद बेरहमी से पेश आऊंगी। सूफान उस पत्थर को उठाता है और वहां से निकल जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि ये लोग भले ही दिखने में बहुत अच्छे और सजे धजे कपड़ों में हो, लेकिन इनका दिल कितना घटिया है। ये मनहूस जगह वैसे भी रहने के लायक नहीं थी। अच्छा ही हुआ जो मैं यहाँ से छूट गया। अभी हम अगले सीन में देखते हैं कि जब सूफान पहाड़ से नीचे उतर रहा होता है तो रास्ते में उसे 2 इनर डिसाइपल्स रोक लेते हैं। उनमें से एक बेहद कड़क आवाज में पूछता है कि ए लड़के, रुक जाओ। तुम एक मामूली नौकर लगते हो, लेकिन ये जगह सिर्फ और सिर्फ इनर डिसाइपल्स के आने जाने के लिए सुरक्षित है। तुम यहाँ चुपचाप और छिपकर क्या कर रहे हो? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सूफान तुरंत बहुत ही विनम्रता से झुकता है और अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर्स, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आदरणीय आंट होंगे के आदेश पर एक बेहद जरूरी मिशन के सिलसिले में आया था। और ये जो कुल्हाड़ी मेरे हाथ में है, ये कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं है, बल्कि खुद आंटी ने मुझे इनाम के रूप में दी है। ये वास्तव में एक शक्तिशाली मैजिक वेपन है। वे दोनों इनर डिसाइपल्स उस एक्स को देखते हैं जो जादुई गॉड के असर से सच में दिव्य चमक बिखेर रही थी। वे हैरान रह जाते हैं और एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि सीनियर ब्रदर होंगे, जैसा कि उम्मीद थी, ट्रू मास्टर श्वेंडे के सबसे टॉप और प्रिय चेले होने के नाते वे सच में बहुत बड़े दिल वाले और उदार हैं। वे एक मामूली नौकर को भी इतना शानदार और कीमती मैजिक वेपन गिफ्ट कर देते हैं। सूफान मौका देखकर पूछता है कि सीनियर ब्रदर्स, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या अब मैं इस पहाड़ से नीचे जा सकता हूँ? वे उसे जाने का इशारा करते हैं। जब सूफान दूर चला जाता है तो उनमें से एक चेला लालची हंसी हंसता है और कहता है कि जूनियर ब्रदर, हमारी तो किस्मत ही खुल गई, हम बहुत अमीर होने वाले हैं। ये सच में एक बेहतरीन मैजिक वेपन है। अगर हम इसे छुपा कर ले जाएं और मार्केट में स्पिरिट स्टोन्स के बदले बेच दें तो ये हम दोनों की पूरे 1 साल की सैलरी और कमाई के बराबर होगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि सूफान पहाड़ से नीचे सुरक्षित आ जाता है और अपने उस जादुई गॉड को देखता है। वो हैरान होकर खुद से कहता है कि ये गॉड सच में कितना हैरान करने वाला और नियमों को चुनौती देने वाला यानी हेवन डिफाइंग खजाना है। एक साधारण सी टूटी हुई कुल्हाड़ी इन बड़े बड़े इनर डिसाइपल्स की आंखों में एक बेहद कीमती और दुर्लभ जादुई हथियार बन गई। वो सोचता है कि अब जब मैं इस पहाड़ से नीचे आ चुका हूँ तो यहाँ आजादी तो है, लेकिन इसके साथ ही खतरा भी बढ़ गया है। अब बहुत सी लालची और खोजी आंखें मुझ पर और मेरी हर हरकत पर लगातार नजर रखेंगी, इसलिए मुझे अपनी जिंदगी में पहले से भी कहीं ज्यादा सावधान और सतर्क रहना होगा। तभी उसे एक नया विचार आता है। वो सोचता है कि क्यों न मैं काम करने के लिए सेक्ट के उस बदनाम और छोड़े हुए खजाने के कमरे यानी अबैंडन ट्रेजर हॉल में चला जाऊं। वहाँ कोई नहीं जाता। अगर मुझे वहाँ काम करते हुए कुछ पुराना या टूटा फूटा कबाड़ मिल जाता है और मैं उसे चुपके से अपने इस जादुई गॉड के अंदर डाल देता हूँ तो वो उसे एक बेमिसाल खजाने में बदल देगा। इस तरह से मुझे बिना किसी की नज़र में आए बहुत सारे कीमती सामान मिल जाएंगे। वो तुरंत मिशन काउंटर के मैनेजर के पास जाता है और पूछता है कि मैनेजर साहब, क्या किसी ने हाल ही में इस अबैंडन ट्रेजर हॉल के मिशन को स्वीकार किया है? मैनेजर अपनी फाइलों को पलटता है और थोड़ा हैरान होकर जवाब देता है कि उस जगह के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा कम और बेकार हैं, इसलिए आज तक किसी भी चेले ने वहां जाने के लिए साइन अप नहीं किया है। क्या तुम सच में उस कबाड़ खाने जैसी जगह पर जाना चाहते हो? सूफान मुस्कुराकर सिर हिलाता है और कहता है कि जी हाँ, प्लीज आप मेरे लिए इसके दस्तावेज और परमिशन लेटर जारी कर दीजिए। मैनेजर उसे कागज सौंपते हुए कहता है कि ठीक है, ये लो रास्ता, यहाँ से सीधे दक्षिण की तरफ पूरे 20 ली दूर जाओ, वहीं तुम्हें वो जगह मिलेगी। भी हम अगले सीन में देखते हैं कि सूफान उस जगह पहुंच जाता है। वहां का प्रभारी, जिसका नाम सीनियर ब्रदर जेंग है, उसे देखता है और कहता है कि तो अगले तुम ही हो। तुम लेबर सर्विस शॉप से आए एक मामूली कबाड़ बीनने वाले या नौकर लगते हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। सूफान आगे बढ़कर बहुत ही अदब से कहता है कि प्रणाम सीनियर ब्रदर, मेरा नाम सूफान है। मैं यहाँ लेबर सर्विस शॉप की जानकारी देखने के बाद ही आया हूँ। सीनियर ब्रदर जेंग एक गहरी सांस लेता है और चारों तरफ बिखरे कबाड़ को दिखाते हुए कहता है कि ठीक है, सुनो, मेरे इस अबैंडन ट्रेजर शॉप में तुम्हें रहने के लिए जगह और खाने के लिए सादा भोजन तो मिल जाएगा, लेकिन कम से कम तुम्हें अपने सोने के लिए बिस्तर और ओढ़ने के लिए रजाई खुद अपने साथ लानी होगी, वरना अगर मैं उसे अपनी जेब से खरीदूंगा तो मेरा बहुत नुकसान होगा। मेरा सरनेम जेंग है, तुम मुझे बस सीनियर ब्रदर जेंग कहकर बुला सकते हो। चलो अब बिना देर किए मेरे पीछे आओ। तुम्हारा काम यहाँ बहुत ही ज्यादा सरल और सीधा है। तुम्हें बस इस पूरी दुकान में बिखरे हुए बेकार सड़े गले कबाड़ और फंगस लगी हुई खराब पिल्स यानी मोल्डी पिल्स को साफ करना है और उन्हें अलग करना है। सूफान जब चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है।
वो मन ही मन सोचता है कि ये कोई छोड़े हुए खजानों का हॉल नहीं है, ये तो साफ तौर पर एक बहुत बड़ा और गंदा कबाड़ खाना यानी जंक यार्ड है। अभी हम अगले सीन में देखते हैं कि सीनियर ब्रदर जेंग उसे काम समझाते हुए आगे कहता है कि एक बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखना, अगर इस कबाड़ को साफ करते समय तुम्हें कोई भी ऐसी चीज मिलती है जिसके अंदर थोड़ी सी भी स्पिरिचुअल एनर्जी या जादुई ताकत बची हो तो उसे छिपाने की भूल मत करना और तुरंत आकर सबसे पहले मुझे बताना। मुझसे पहले जो शख्स इस जगह का इंचार्ज था उसने चुपके से एक आधी टूटी हुई जादुई तलवार या मैजिक वेपन को अपने पास छिपा कर रख लिया था। जब लिंगशिउ पीक के शक्तिशाली एल्डर्स को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसलिए अपनी जान प्यारी है तो ईमानदारी से काम करना। सूफान डर का नाटक करते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, आपकी इस कीमती सलाह और चेतावनी के लिए मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जेंग मुस्कुराता है और कहता है कि चलो बहुत बढ़िया, अब अपनी बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। सूफान कबाड़ को साफ करने लगता है और उसे कुछ खराब और फेंकी हुई पिल्स मिलती हैं। वो उन्हें ध्यान से देखता है और सोचता है कि ये वेस्ट पिल्स दिखने में भले ही बेकार लग रही हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ये जादुई गॉड इन्हें बहुत आसानी से मजबूत और कीमती बना सकता है। वो सोचता है कि जिन पिल्स पर सिर्फ एक सिंगल लाइन या पैटर्न होता है वे सबसे लो ग्रेड की होती हैं और उनकी कीमत बाजार में न के बराबर होती है। लेकिन अगर किसी पिल पर 2 लाइनें यानी 2 स्ट्राइप्ड पैटर्न्स हो, भले ही वो कितनी भी सड़ी गली या मोल्डी क्यों न हो, फिर भी उसकी कीमत कम से कम एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन के बराबर तो होती ही है। और जहाँ तक 3 लाइनों वाली हाई ग्रेड पिल का सवाल है, मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में वैसी कोई पिल नहीं देखी। इसका मतलब ये है कि इस बेकार दिखने वाली स्क्रैप मेटल की दुकान में भी सूझबूझ से काम लिया जाए तो बहुत बड़े बड़े फायदे और सौदे ढूंढे जा सकते हैं। भी हम अगले सीन में देखते हैं कि सीनियर ब्रदर जेंग सूफान की तेजी और लगन को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। वो उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुमने पहले मिसलेनियस टास्क हॉल में काम किया है। तुम्हारी काम करने की स्पीड और तरीका सच में बहुत ही लाजवाब और तारीफ के काबिल है। चलो, आज के लिए इतना काम काफी है, अब तुम आराम करने जा सकते हो। मैं तुम्हें किसी दिन फॉजिंग हॉल में भारी सामान और लोहे के बड़े बड़े ब्लॉक शिफ्ट करने के काम में मदद के लिए अपने साथ ले चलूंगा। यकीन मानो, वो ऐसी जगह है जहाँ मेहनत तो है लेकिन वहाँ तुम बहुत सारे पैसे और स्पिरिट स्टोन्स कमा सकते हो। सूफान अपने कमरे में जाता है और उन कबाड़ पिल्स को निकालता है। वो उत्सुकता से सोचता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा ये गॉड इन बेकार पिल्स को किस जादुई चीज में बदल सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ही कीमती सामान में तब्दील हो जाएंगी। जैसे ही वो प्रक्रिया शुरू करता है, पूरे कमरे में एक ऐसी दिव्य और मनमोहक खुशबू फैल जाती है जिसे उसने पहले कभी नहीं सूंघा था। वो हैरान होकर पिल को देखता है और चिल्ला उठता है कि अरे बाप रे, 4 स्ट्राइप्स! इस पिल के ऊपर पूरे 4 जादुई पैटर्न बने हुए हैं। ये तो अत्यंत दुर्लभ पिल है। लेकिन तभी उसके मन में एक डर आता है कि मुझे नहीं पता कि ये पिल खाने लायक भी है या नहीं। अगर ये अंदर से जहरीली हुई और मैंने इसे खा लिया तो मैं तो बिना मौत मारा जाऊंगा। वो सोचता है कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं किसी दिन आउटर मार्केट में जाकर किसी जानकार से इसके बारे में पूछूंगा। भी हम अगले सीन में देखते हैं कि अगले दिन सीनियर ब्रदर जेंग सूफान के पास आता है और कहता है कि थोड़ा रुको सूफान, मुझे तुम्हें एक बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण बात बतानी है। सूफान पूछता है कि क्या बात है सीनियर ब्रदर। जेंग थोड़ा परेशान होकर कहता है कि सुनो, अगले कुछ ही दिनों में सेक्ट के कुछ बड़े और रसूखदार इनर डिसाइपल्स इस कबाड़ खाने का मुआयना और निरीक्षण करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। इंचार्ज होने के नाते मुझे हर वक्त उनके साथ रहना होगा और उनकी खातिरदारी करनी होगी। इस वजह से मेरा फॉर्जिंग हॉल के साथ जो काम का कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरह से लेट हो जाएगा। और अगर मैं समय पर सामान डिलीवर नहीं कर पाया तो मुझे हर्जाने के तौर पर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। वो थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है कि चलो, तुम मेरे अपने बंदे हो, इसलिए मैं तुम्हें ये राज बता देता हूँ। फॉर्जिंग हॉल को अपने हथियारों के लिए बहुत भारी मात्रा में कच्चे लोहे और धातुओं की जरूरत होती है और हमारी इस वेस्ट प्रोटेक्शन शॉप में ऐसे लोहे के भारी ब्लॉकों का अंबार लगा हुआ है। मेरा उनके साथ ये सौदा है कि मैं यहाँ से सारा मेटल इकट्ठा करता हूँ और हर 7 दिनों में उनके पास डिलीवर करता हूँ। ये हम दोनों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद और कमाई का जरिया है। लेकिन इस अचानक आए निरीक्षण की वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। मैं तुम्हें इस सेक्ट की असली कल्टीवेशन की तकनीक यानी कल्टीवेशन टेक्निक सिखाऊंगा और बदले में तुम्हें मेरी जगह फॉर्जिंग हॉल जाकर उस डील और एग्रीमेंट को पूरा करना होगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? सूफान को तो मानो मैगी मुराद मिल जाती है। वो तुरंत बिना एक पल गंवाए कहता है कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है सीनियर ब्रदर, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। जेंग उसे एक पुरानी किताब देते हुए कहता है कि याद रखना, हमारे सेक्ट के कड़े नियम हैं कि हम अपनी तकनीकें किसी बाहरी या अनधिकृत व्यक्ति को ऐसे ही ट्रांसफर या सिखा नहीं सकते।
इसलिए तुम्हारे पास इस पूरी किताब को अपने हाथों से कॉपी करने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय है। जल्दी से इसे कॉपी कर लो। सूफान दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है। एबी हम अगले सीन में देखते हैं कि सूफान रात के सन्नाटे में उस कल्टीवेशन तकनीक का अभ्यास करने बैठता है। जैसे ही वो किताब में लिखे मंत्रों का उच्चारण करता है, उसके शरीर के अंदर एक अजीब सा चमत्कार होने लगता है। जादुई ऊर्जा यानी क्यूई उसके शरीर की एक एक हड्डी और नस से होकर बहने लगती है, जिससे उसका पूरा शरीर रुई की तरह हल्का महसूस होने लगता है। उसके शरीर के अंदर की सारी गंदगी और अशुद्धियां नीचे की तरफ बैठ जाती हैं और उसके भीतर की यिन और यांग ऊर्जाएं आपस में मिलकर एक अद्भुत संतुलन बनाती हैं। वो गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलता है और बेहद खुशी से कहता है कि आखिरकार मैंने इस पूरी कायनात और धरती आसमान की दिव्य स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर लिया है। मैं कल्टीवेशन की दुनिया में पहला कदम रख चुका हूँ। अगली सुबह जब सीनियर ब्रदर जेंग उसे देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि अरे सूफान, तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड तो सच में बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली और तेज है। मैं तुम्हारे चारों तरफ जादुई ऊर्जा के हल्के उतार चढ़ाव को साफ तौर पर महसूस कर सकता हूँ। तुम इतनी जल्दी क्यूआई रिफाइनिंग के बिल्कुल पहले लेवल पर पहुंच चुके हो। ये वाकई तारीफ के काबिल है। वो उसे एक और स्क्रॉल देते हुए कहता है कि ये लो, ये ग्रेविटी टेक्निक है। ये तुम्हें दूर से ही अपनी जादुई ताकत के दम पर भारी से भारी चीजों को हवा में उठाने की काबिलियत देती है। एक बार जब तुम्हारी कल्टीवेशन की ताकत थोड़ी स्थिर हो जाए तो तुम्हें इस तकनीक को बहुत अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि फॉर्जिंग हॉल के वे लोहे के बड़े ब्लॉक इतने भारी हैं कि उन्हें कोई भी इंसान अपने हाथों से सीधे नहीं उठा सकता। सूफान झुककर कहता है कि सीनियर ब्रदर, आपकी ये मेहरबानी मेरे लिए अमूल्य है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। जेंग हंसते हुए कहता है कि इतनी जल्दी खुश मत हो। मैंने इस ग्रेविटी टेक्निक को खरीदने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की आधी जमा पूंजी खर्च कर दी थी, इसलिए मैं तुम्हें इसे मुफ्त में तो बिल्कुल नहीं सीखने दूंगा। फॉर्जिंग हॉल में उन भारी चीजों को शिफ्ट करने के बदले मुझे हर चक्कर के पूरे 10 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिलते हैं। जब तुम इस काम को पूरी तरह संभाल लोगे तो तुम्हें अपनी कमाई में से कम 200 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मुझे वापस चुकाने होंगे। क्या तुम्हें मेरी इस शर्त पर कोई आपत्ति है? सूफान बिना सोचे समझे कहता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपकी इस शर्त को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। जेंग खुश होकर कहता है कि चलो फिर ये सौदा पक्का रहा। तुम यहाँ बैठकर अच्छे से कल्टीवेशन करो और अगले कुछ दिनों के लिए तुम्हारा जो कबाड़ साफ करने का काम है उसे मैं खुद संभाल लूंगा। अभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अचानक कबाड़ खाने के बाहर कुछ डिसाइपल्स की कानाफूसी गूंजती है। एक चेला दूसरे से कहता है कि अरे देखो, क्या वो सामने खड़ी सुंदर लड़की सीनियर सिस्टर शुआओ नहीं है? क्या इस पूरे लिंगशू पीक पर कोई ऐसा माई का लाल है जो इतनी घमंडी और ताकतवर लड़की को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर सके? दूसरा चेला घबराकर उसका मुंह दबाता है और फुसफुसाते हुए कहता है कि अरे चुप रहो, अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करो। अगर उसने तुम्हारी बात सुन ली तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने सुना है कि सीनियर सिस्टर शुयाओ से उनकी ट्रेनिंग के दौरान कोई बहुत ही ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण चीज खो गई है, जिसकी वजह से खुद परम आदरणीय मास्टर श्वांडे ने उन्हें इतनी कड़ी सजा दी है कि उन्हें यहाँ घुटनों के बल बैठना पड़ रहा है। वो स्वभाव से बहुत ही ज्यादा क्रूर और बेरहम लड़की है। अगर हमारी आवाज उसके कानों तक पहुंची तो वो हमें इतनी दर्दनाक मौत देगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब और कैसे मर गए। पहला चेला डर से कांपते हुए कहता है कि हाँ, तुम सच कह रहे हो। इस सजा के बाद फाइबा हॉल के लोगों का भी अच्छा समय नहीं रहने वाला, उन पर भी गाज गिरेगी। तभी सीनियर सिस्टर शुयाओ का ध्यान उनकी तरफ जाता है। वो अपनी कातिलाना आंखों से उन्हें घूरती है और गुस्से से चिल्लाती है कि तुम सब वहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? अगर तुम लोगों ने मेरी तरफ एक बार भी दोबारा आंख उठाकर देखा तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी दोनों आंखें बाहर निकाल दूंगा। वे डिसाइपल्स डर के मारे वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। ये भी हम अगले सीन में देखते हैं कि सीनियर ब्रदर जेंग सूफान के पास आता है और उसकी प्रोग्रेस देखता है। वो कहता है कि नॉट बैड, तुम अब अपनी जादुई ताकत से मुश्किल से 100 पाउंड का वजन हवा में उठा पा रहे हो। चलो अब नाटक बंद करो और सीधे अपने काम पर लग जाओ। सूफान उस भारी लोहे के ब्लॉक को अपनी ग्रेविटी टेक्निक से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। वो घबराकर कहता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आप सच में पक्का है कि ये सुरक्षित है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी ताकत जवाब दे रही है और ये भारी लोहा किसी भी पल सीधे नीचे गिर जाएगा। जेंग बेफिक्री से हंसता है और कहता है कि अगर ये गिरता है तो गिरने दो, ये सिर्फ एक लोहे का बेजान टुकड़ा है, गिरने से ये टूटेगा नहीं। लेकिन अगर तुमने काम चोरी की तो याद रखना कि तुम मेरे उन पैसों का कर्ज कब चुकाओगे जो तुमने मुझसे उधार लिए हैं। जल्दी करो और अपनी स्पीड बढ़ाओ ताकि तुम जल्दी से मेरा कर्ज चुका सको। सूफान मन ही मन सोचता है कि ओ गॉड, ये लोहा सच में बहुत ज्यादा भारी है। मेरी जादुई ताकत इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई है कि वो इतने भारी वजन को इतनी लंबी अवधि तक हवा में होल्ड करके रख सके। अगर आज इस सामान की डिलीवरी समय पर फॉर्जिंग हॉल नहीं पहुंची तो नियमों के मुताबिक मेरा कर्ज 50 स्पिरिट स्टोन्स और बढ़ जाएगा। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। शाम को वो हाँफते हुए वापस आता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर, मैं सारा काम खत्म करके वापस आ गया हूँ। ये रहा फॉर्जिंग हॉल से मिला आज का सारा इनाम और कमाई।
आप खुद देख लीजिए। सुफान थके हुए कदमों से जमीन पर बैठ जाता है और सोचता है कि सच में इस दुनिया में स्पिरिट स्टोन्स कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मेरी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी तेजी से खत्म हो रही है कि मैं अंदर से पूरी तरह निचोड़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये काम उस लिंगशू पीक पर रहकर दिन रात गुलामों की तरह सूखी लकड़ियां काटने और गालियां खाने से तो 1000 गुना बेहतर और आसान है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस भारी काम को करने से मुझे अपनी जादुई ऊर्जा पर कंट्रोल करने की एक बेहतरीन ट्रेनिंग भी मिल रही है। ये तो मेरे लिए एक तीर से 2 निशाने जैसा है। सीनियर ब्रदर जेंग उसकी मेहनत देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, लेकिन तभी वो कहता है कि तुम्हारी ताकत और फुर्ती को देखते हुए मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना कल दोबारा तुम्हें फॉर्जिंग हॉल में कुछ और भारी सामान डिलीवर करने के लिए भेज दूं। सुफान चौंक कर कहता है कि लेकिन सीनियर ब्रदर, हमारी डील के मुताबिक तो सामान की डिलीवरी हर 7 दिनों में सिर्फ एक बार होनी चाहिए थी ना। जेंग उसे आंखें दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बस कल जाने के लिए कहा है, तो ज्यादा बहस मत करो और जो कहा है वो करो, ज्यादा शब्द बर्बाद मत करो। ये लो, तुम्हारी मेहनत के लिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक लो ग्रेड की ह्यूए गैदरिंग पिल दे रहा हूँ। इसे खाओ और अगर कल तुम ज्यादा बिजी न रहो तो सीधे काम पर चले जाना और जल्दी वापस मत आना। एबी हम अगले सीन में देखते हैं कि अचानक उस कबाड़ खाने का माहौल फिर से खौफनाक हो जाता है। वही क्रूर और घमंडी सीनियर सिस्टर शुयाओ अपने कुछ गार्ड्स के साथ वहां धमक पड़ती है। वो आते ही सीनियर ब्रदर जेंग को कॉलर से पकड़ लेती है और गुस्से में चिल्लाती है कि ए बूढ़े, इधर आओ, इस दादी माई को तुमसे कुछ बेहद जरूरी बात पूछनी है। सीनियर ब्रदर जेंग का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। वो तुरंत कांपते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि ये छोटा और अदना चेला जेंग चियान महान सीनियर सिस्टर को प्रणाम करता है। बताइए आंटी, मुझसे क्या खता हुई? शुयाओ गुस्से से अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखती है और कहती है कि सुनो बूढ़े, जब मैं पिछले दिनों इस इलाके के जंगलों में अपनी कल्टीवेशन की ट्रेनिंग कर रही थी, तब मुझसे मेरा बेहद कीमती और पवित्र वर्मिलियन बर्ड जेड पेंडेंट कहीं खो गया था। तुम इस पूरे कबाड़ खाने और कबाड़ बटोरने वाली जगह के इंचार्ज हो, तो मुझे साफ साफ बताओ कि क्या तुमने या तुम्हारे किसी आदमी ने मेरे उस जादुई पेंडेंट को इस गंदगी के ढेर में कहीं देखा है? जेंग चियान डर के मारे थर थर कांपने लगता है और रोती हुई आवाज में जवाब देता है कि मेरी बात का विश्वास कीजिए सीनियर सिस्टर, मैंने अपनी इन अपवित्र आंखों से आपके उस कीमती पेंडेंट को इस पूरी जगह पर कहीं भी नहीं देखा है। तभी वहाँ मौजूद एक और सीनियर चेला आगे बढ़ता है और बहुत ही ठंडे लहजे में कहता है कि बूढ़े, तुम झूठ बोल रहे हो। आज से ठीक आधा महीना पहले लिंगेंगशू पीक का सीनियर ब्रदर शियान भी इसी कबाड़खाने के पास देखा गया था। अगर तुमने आज के आज वो जादुई पेंडेंट ढूंढकर हमारी सीनियर सिस्टर के हाथों में नहीं सौंपा, तो याद रखना कि तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। जेंग चियान जमीन पर अपना सिर पटकने लगता है और रोते हुए चिल्लाता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मैंने सच में उस पेंडेंट को नहीं देखा। तभी वो चुपके से पीछे खड़े सूफान की तरफ देखता है और इशारे से धीरे से कहता है कि सूफान, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। तुम तुरंत बिना किसी की नजर में आए चुपचाप यहाँ से पीछे के रास्ते भाग जाओ। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि सेक्ट के बाहरी बाजार में कुछ डिसाइपल्स आपस में बहुत घबराए हुए बात कर रहे होते हैं। एक चेला दौड़ते हुए आता है और दूसरे से कहता है कि अरे, क्या तुमने सुना? लिंगेंगशू पीक की वो खूंखार और पागल महिला जाओ शुयाओ इस वक्त फ्लाइंग ट्रेजर हॉल के अंदर घुसकर हमारे सीधे साधे आउटर चेलों को बेरहमी से पीट रही है और कत्लेआम मचा रही है। सूफान वहीं पास में खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है। वो चौंक कर आगे बढ़ता है और पूछता है कि सीनियर ब्रदर्स, क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? वो चेला दुखी होकर कहता है कि अरे भाई, इस भयानक माहौल में भला कौन मजाक करेगा? सीनियर ब्रदर जेंग चियान पूरे सेक्ट में सबसे शांत, दयालु और नेक दिल इंसान थे। ये सिर्फ उनकी खराब किस्मत थी कि उनका सामना उस डायन जैसी जाओ शुयाओ से हो गया। जब जेंग चियान उसकी धमकी के बाद भी वो खोया हुआ पेंडेंट नहीं ढूंढ पाए, तो उस क्रूर औरत ने उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा कि वे उस मार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। दूसरा चेला गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है कि ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। क्या हम आउटर चेलों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या हमारे पास जीने का कोई अधिकार नहीं है, जो ये इनर चेलों वाले हमें जब चाहे कीड़े मकोड़ों की तरह मार देते हैं? सूफान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका दिल दहल जाता है। वो बेहद दुखी और उदास मन से खुद से कहता है कि सीनियर ब्रदर जेंग, आपने मुझे अपनी कल्टीवेशन तकनीक सिखाई, मेरी मदद की, और मैंने अभी तक आपकी वो कमाई के 200 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स भी आपको वापस नहीं लौटाए थे। अब मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा? मैं आपके बिना इस क्रूर जगह पर अकेला क्या करूंगा? ये भी हम अगले सीन में देखते हैं कि कबाड़ खाने के मुख्य मैदान में खुद महान और शक्तिशाली ट्रू मास्टर शुआंडे अपने कई इनर चेलों के साथ प्रकट होते हैं।
उनके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड और कठोरता होती है। सूफान और बाकी बचे हुए कुछ डरे हुए नौकर वहाँ खड़े होते हैं। मास्टर श्वांडे अपनी गहरी और गूंजती हुई आवाज में पूछता है कि मैं तुम सब तुच्छ नौकरों से एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ, क्या इस उबलते हुए कबाड़ खाने या बॉइलिंग ट्रेजर हॉल में जेंग चियान नाम का कोई आउटर चेला कभी मौजूद था? अपनी जुबान खोलने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अगर तुम्हारी जुबान से एक भी झूठ निकला तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। सूफान अपनी असली भावनाओं को छुपाते हुए और अपने गुस्से को दबाते हुए आगे बढ़ता है। वो बहुत ही डरपोक होने का नाटक करते हुए अपना सिर झुकाता है और कांपती हुई आवाज में कहता है कि महान अमरत्व यानी ट्रू इमॉर्टल के सवाल का जवाब देते हुए ये छोटा नौकर कहना चाहता है कि इस पूरे अबैंडन ट्रेजर हॉल में आज तक जेंग चियान नाम का कोई भी व्यक्ति न तो कभी आया है और न ही कभी यहाँ रहा है। मास्टर श्वांडे एक शातिर मुस्कान के साथ अपने पीछे खड़े बाकी अधिकारियों की तरफ देखता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, सुना आप सबने। मेरी परम प्रिय शिष्या श्वेयाओ तो बस यहाँ अपनी कल्टीवेशन की गुप्त तकनीक का अभ्यास कर रही थी और उसी दौरान अनजाने में एक मामूली नौकर उसकी जादुई ऊर्जा की चपेट में आकर घायल हो गया। क्या तुम सबने भी वही देखा जो इस लड़के ने कहा? वहाँ खड़े बाकी चापलूस चेले तुरंत सुर में सुर मिलाते हुए कहते हैं कि जी हाँ, परम आदरणीय गुरुदेव, हमने अपनी इन आंखों से देखा है कि आउटर सेक्ट में आज तक जेंग चियान नाम का कोई चेला वजूद में ही नहीं था। ये भी हम अगले सीन में देखते हैं कि मास्टर श्वांडे को जब अपने मन मुताबिक जवाब मिल जाता है तो वो हाथ हवा में लहराते हुए कहता है कि बहुत अच्छी बात है, जब यहाँ कोई ऐसा इंसान था ही नहीं तो अब इस बकवास बात को यहीं खत्म करो और तुम सब अपने अपने कामों पर वापस लौट जाओ। वो 2 गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए बेहद ठंडे और लापरवाही भरे लहजे में कहता है कि जाओ, उस बेकार पड़े नौकर की लाश को घसीटते हुए बाहर ले जाओ और उसे जंगल में कहीं भी मिट्टी में दबा दो। याद रखना कि उस अदने और अपवित्र जीव के खून की एक भी बूंद मेरे इस महान और पावन क्विंग सेक्ट की पवित्र धरती को दूषित न करने पाए। फिर वो सूफान की तरफ देखता है और कहता है कि अब से तुम ही इस पूरे अबैंडन ट्रेजर हॉल के नए इंचार्ज और सर्विस सर्वा होगे। उनके जाने के बाद सूफान अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लेता है कि उसके नाखूनों से खून आने लगता है। वो उस जगह की मिट्टी को अपने हाथ में उठाता है और रोते हुए बेहद गुस्से में कसम खाता है कि सीनियर ब्रदर जेंग, मैं आपकी इस बेदर्दी से हुई मौत को कभी जाया नहीं जाने दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन पापी लोगों को उनके किए की ऐसी सजा दूंगा कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी कांप उठेंगी। ये भी हम अगले सीन में देखते हैं कि सूफान अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। उसका दिल बदले की आग में जल रहा होता है। वो अपनी जेब से सीनियर ब्रदर जेंग की दी हुई वो पुरानी कल्टीवेशन तकनीक की किताब निकालता है। वो अपने चमत्कारी और जादुई गॉड को अपने सामने रखता है और सोचता है कि इस अद्भुत गॉड ने पहले भी मामूली चीजों को बेहद कीमती और ताकतवर बनाया है। इसने कचरा पिल्स को भी दिव्य पिल्स में बदल दिया था। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इस साधारण कल्टीवेशन तकनीक की पूरी किताब को इस गोड के अंदर डाल दूं तो इसके साथ क्या चमत्कार होगा। वो बिना देर किए उस किताब को गोड के मुंह के पास ले जाता है और उसे अंदर डाल देता है। इसके साथ ही वो उस लो ग्रेड की ह्यूआई गैदरिंग पिल को भी निकालता है जो सीनियर ब्रदर जेंग ने उसे अपनी आखिरी मुलाकात में इनाम के तौर पर दी थी। वो सोचता है कि इस पिल को भी इसके अंदर डाल देना ही सही रहेगा। कुछ ही मिनटों के बाद वो गॉड एक अजीब सी सुनहरी और हरी रोशनी से चमकने लगता है। जब रोशनी शांत होती है तो सूफान देखता है कि जो साधारण मिट्टी की पोर्सलन बोतल थी वो पूरी तरह से एक बेहद कीमती और चमकीले सफेद जेड पत्थर की बोतल यानी जेड बोतल में बदल चुकी थी। और जो मामूली लो ग्रेड की ह्यूआई गैदरिंग पिल थी वो अब अपनी सतह पर 5 चमकीली जादुई लाइनें लिए हुए एक अत्यंत दुर्लभ टॉप ग्रेड अमृत पिल बन चुकी थी। ये भी हम अगले सीन में देखते हैं कि सूफान उस कल्टीवेशन तकनीक की किताब को गोड से बाहर निकालता है और जैसे ही वो उसके पन्नों को पलटता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो हैरान होकर कहता है कि क्या ये सच में वही मामूली तकनीक है जो सीनियर ब्रदर ने मुझे दी थी। ये पूरी तरह से बदल चुकी थी। इस नई और उन्नत तकनीक के प्रभाव से अब सूफान को कल्टीवेशन करने के लिए किसी शांत जगह पर बैठकर घंटों ध्यान लगाने की भी जरूरत नहीं थी। ये दिव्य तकनीक इतनी ज्यादा शक्तिशाली और अनोखी थी कि ये बिना किसी प्रयास के खुद ब खुद हवा और वातावरण में मौजूद प्रकृति के 5 तत्वों यानी 5 एलिमेंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर सोख सकती थी। यहाँ तक कि जब वो किसी लड़ाई या युद्ध के मैदान में होगा तो ये तकनीक एक साथ कई अलग अलग प्रकार की जादुई ऊर्जाओं को इस तरह से गाइड और कंट्रोल कर सकती थी कि वे आपस में कभी नहीं टकराएंगी और न ही एक दूसरे की राह में कोई रुकावट पैदा करेंगी। सूफान के चेहरे पर एक खौफनाक और ठंडी मुस्कान आ जाती है। वो उस जेड बोतल को अपने हाथ में पकड़ता है और हवा में देखते हुए बेहद गुस्से से कहता है कि जाओ श्वेयाओ और कमीने मास्टर श्वांडे, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। इस दुनिया में अब तुम्हारी अयाशी और घमंड के दिन बहुत ही कम बचे हैं। तुम्हारी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ये भी हम अगले सीन में देखते हैं कि सूफान अपने नए कपड़ों को देखता है जिन्हें उसने जादुई गोड की मदद से रिफाइन किया था। वे कपड़े दिखने में साधारण थे लेकिन उनके अंदर एक अदृश्य सुरक्षा कवच छिपा हुआ था। वो मुस्कुराकर खुद से कहता है कि सच में इस जादुई गोड के अंदर रिफाइन किए गए कपड़ों को पहनने के बाद जो सुकून और सुरक्षा महसूस होती है उसका कोई मुकाबला नहीं है।
अब इस पूरे सेक्ट में किसी भी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे एक मामूली और लाचार नौकर कहकर बुलाने की जुर्रत करे। वो अपनी आंतरिक जादुई ताकत को महसूस करता है और देखता है कि वो बहुत ही कम समय में QI रिफाइनिंग के दूसरे लेवल पर पूरी मजबूती से पैर जमा चुका है, लेकिन अभी भी वो तीसरे लेवल की दहलीज को पार नहीं कर पाया था। तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही अजीब और खतरनाक विचार आता है। वो अपने उस छोटे से गूढ़ को देखता है और सोचता है कि ये गूढ़ निर्जीव चीजों और पिल्स को तो अपने अंदर समा लेता है, लेकिन क्या इसके अंदर इतनी जगह और जादुई हवा है कि ये किसी जिंदा जागते इंसान को भी अपने अंदर छिपा सके? क्या होगा अगर मैं खुद इसके अंदर घुसने की कोशिश करूं? लेकिन तुरंत ही वो डर जाता है और सोचता है कि नहीं, ये बहुत जोखिम भरा है। क्या होगा अगर मैं इसके अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने के कारण तड़प तड़प कर मर गया? ऐसा सोचना भी बेवकूफी होगी। मुझे अभी जिंदा रहना है। एबी हम अगले सीन में देखते हैं कि सूफान सेक्ट के एक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र स्थान यानी डैंगसन पैविलियन के मुख्य दरवाजे पर पहुंच जाता है। वहाँ के नियमों के मुताबिक कोई भी ऐसा चेला जिसने अभी तक कल्टीवेशन की शुरुआत नहीं की है या जो QI रिफाइनिंग स्टेज पर नहीं पहुंचा है, उसका इस पावन भवन के अंदर प्रवेश करना पूरी तरह से वर्जित और गैर कानूनी माना जाता है। सूफान मन ही मन मुस्कुराता है और शिंजो ही शिंजो सोचता है कि ये मेरी जिंदगी में पहली बार है कि मैं QI रिफाइनिंग के दूसरे लेवल की ताकत के साथ इस आलीशान जगह के अंदर कदम रखने जा रहा हूँ। जैसे ही वो अंदर जाने लगता है, वहाँ दरवाजे पर खड़ा एक बहुत ही उम्रदराज और बूढ़ा चेला जो दिखने में किसी दादाजी जैसा लग रहा था, उसे रोकता है। सूफान बहुत ही तहजीब से कहता है कि प्रणाम सीनियर ब्रदर। वो बूढ़ा चेला थोड़ा झेंप जाता है और अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहता है कि अरे भाई, मुझे सीनियर ब्रदर मत कहो। मेरी उम्र को देखते हुए तो मैं तुम्हारी उम्र के बच्चों का दादाजी लगूंगा। तुम्हें मुझे सीनियर ब्रदर बुलाना बहुत ही अजीब और अजीबोगरीब लगता है। तुम मुझे बस फेलो डाविस्ट यानी साथी कल्टीवेटर कहकर बुला सकते हो। यही हमारे लिए सही रहेगा। चलो अब बिना देर किए अंदर आ जाओ। सूफान अंदर कदम रखता है और अपना असली प्लान सोचता है। उसका प्लान बहुत ही सीधा और जबरदस्त था। वो सोचता है कि आज मैं इस दुकान के अंदर अपनी कुछ टॉप ग्रेड की चमत्कारी पिल्स को बेच दूंगा और उनके बदले ढेर सारे कीमती स्पिरिट स्टोन्स हासिल करूंगा। फिर उन पैसों से मैं बाजार की तमाम दुकानों से बहुत ही सस्ते दामों पर भारी मात्रा में लो ग्रेड की कबाड़ पिल्स खरीदूंगा। घर जाकर अपने जादुई गॉड की मदद से उन सबको वापस टॉप ग्रेड अमृत में बदल दूंगा और उन्हें पानी की तरह गटक जाऊंगा। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब रहा तो मेरी कल्टीवेशन का लेवल इतनी तेजी से आसमान छुएगा कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो सोचता है कि इस दुनिया में जिसके पास असली ताकत है वही असली राजा है। एबी हम अगले सीन में देखते हैं कि सूफान डैंगसन पैविलियन के मुख्य काउंटर पर पहुंचता है, जहां एक बेहद खड़ूस और घमंडी दुकानदार बैठा होता है। सूफान बहुत ही शालीनता से अपनी पॉकेट से एक साधारण दिखने वाली पिल निकालता है और पूछता है कि दुकानदार साहब, क्या आपकी ये बड़ी दुकान बाहरी चेलों से कल्टीवेशन की पिल्स भी खरीदती या स्वीकार करती है? वो दुकानदार उसकी बात सुनते ही गुस्से से भड़क जाता है और हाथ हवा में लहराते हुए चिल्लाता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम अंधे हो? तुम खुद देख सकते हो कि मेरी इस विशाल दुकान में पहले से ही हजारों लाखों बेहतरीन पिल्स का स्टॉक भरा पड़ा है। तो भला मुझे तुम जैसे एक मामूली चेले से कोई भी पिल खरीदने की क्या जरूरत है? वो उसकी पिल को दूर से ही देखकर नाक सिकोड़ता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस बकवास कचरे को मेरी इस पावन दुकान में बेचने के लिए ले आए? तुम सच में एक ऐसे देहाती और गंवार इंसान हो जिसने आज तक इस आलीशान दुनिया को और असली खजानों को कभी देखा ही नहीं है। तभी वहाँ पास में खड़ा एक अमीर और रसूखदार नौजवान, जो दिखने में किसी बड़े घराने का छोटा राजकुमार लग रहा था, सूफान की पिल से आ रही हल्की खुशबू को सूंघ लेता है। वो उत्सुकता से आगे बढ़ता है और कहता है कि हे भाई, तुम्हारी बातों और इस खुशबू से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास सच में कोई बहुत ही गंभीर और दुर्लभ चीज है। क्या मैं तुम्हारी इस चीज को थोड़ा करीब से देख सकता हूँ? लेकिन वो दुकानदार उस लड़के को डांटते हुए कहता है कि छोटे मालिक, आप इसकी बातों में मत आइए। अगर इस लड़के ने आपको बेवकूफ बनाने या धोखा देने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं इसकी खाल खिंचवा दूंगा। सूफान समझ जाता है कि यहाँ सबके सामने सौदा करना ठीक नहीं है। वो उस अमीर लड़के से कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत सी लालची आंखें हमें देख रही हैं। प्लीज आप मेरे साथ इस दुकान के एक प्राइवेट VIP रूम में चलिए, वहाँ हम शांति से इस बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। एबी हम अगले सीन में देखते हैं कि वे तीनों एक एकांत और सुरक्षित प्राइवेट रूम के अंदर बैठ जाते हैं। दुकानदार जब सूफान की उस चमकीली जेड बॉटल को अपने हाथों में लेता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो मन ही मन सोचता है कि ऐसी दुर्लभ और कीमती जेड बोतलें इस पूरे साम्राज्य में बहुत ही कम पाई जाती हैं। ये लड़का निश्चित रूप से किसी बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली ओल्ड मॉन्स्टर या महान गुरु का सबसे चहेता और इकलौता शिष्य है, जिसे दुनिया की समझ नहीं है। वो सोचता है कि ये लड़का पूरी तरह से इस बात से अनजान है कि इसके इस घोड़ और बोतल के अंदर जो पिल्स हैं वे कितनी ज्यादा विनाशकारी और शक्तिशाली हैं। दुकानदार अपना लालच छुपाते हुए कहता है कि तो ये वास्तव में एक टॉप ग्रेड की जहरीली गैस वाली पिल यानी पॉइजन गैस पिल है। ये एक बेहद खतरनाक जहर की पिल है। अगर तुम किसी भयंकर लड़ाई या युद्ध के मैदान में चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाओ
तो बस इस पिल को जमीन पर पटक कर क्रश कर देना। इसमें से एक ऐसा अदृश्य और खतरनाक जहरीला धुआं निकलेगा जो सामने खड़े बड़े से बड़े दुश्मन को भी बिना कोई आवाज किए चुपके से मौत की नींद सुला देगा। मैं इसके बदले तुम्हें पूरे 300 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने के लिए तैयार हूँ। सुफान मन ही मन हैरान होता है और सोचता है कि वाह, पूरे 300! क्या ये बूढ़ा दुकानदार मुझे बहुत सीधा समझकर लूटने की कोशिश कर रहा है? वो थोड़ा कड़क होकर कहता है कि क्या सिर्फ 300? दुकानदार घबरा जाता है और तुरंत अपनी कीमत बढ़ाते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम तो नाराज हो गए, मैं तुम्हें पूरे 350 ग्राम के बराबर के कीमती स्टोन दूंगा। देखो भाई, बिजनेस का एक नियम होता है कि सामने वाले को भी थोड़ा मुनाफा कमाने का मौका देना चाहिए। सूफान डील पक्की करता है और कहता है कि चलो ठीक है, पैसा और सामान दोनों बराबर हैं। दुकानदार खुशी खुशी उसे पैसे देता है और जाते जाते कहता है कि युवा मालिक, अगर आपके पास भविष्य में भी ऐसा कोई टॉप ग्रेड का सामान या पिल्स आए तो बिना झिझक के सबसे पहले मेरी दुकान पर आना। ये भी हम अगले सीन में देखते हैं कि सूफान बाजार की दूसरी गलियों में घूमने लगता है। वो अपनी जेब में भरे भारी पत्थरों को महसूस करता है और खुद से कहता है कि सच में इंसानी ज्ञान की कमी कितनी बड़ी मुसीबत है। अब जब मेरे पास इतने सारे पैसे आ चुके हैं, तब भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन्हें सही तरीके से कहाँ और किस चीज पर खर्च किया जाए। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ती है, जहाँ एक बूढ़ा दुकानदार जोर जोर से चिल्लाकर अपनी किताबें बेच रहा था। वो बूढ़ा कह रहा था कि यहाँ देखो, यहाँ देखो। महान और पौराणिक ली हुओ एंसेस्टर द्वारा खुद अपने हाथों से तैयार की गई अधूरी जादुई तकनीक यानी इनकम्प्लीट ली हुओ ट्रू टेक्निक की कीमत सिर्फ और सिर्फ 100 स्पिरिट स्टोन्स है। वहाँ खड़ा एक राहगीर उस बूढ़े पर हंसता है और कहता है कि ये बूढ़े, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम पागल हो गए हो? तुम एक ऐसी अधूरी और कटी फटी किताब या तकनीक को बेचने के लिए इतनी भारी और अंधी कीमत मांग रहे हो? उस बूढ़े को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी लाठी पटकते हुए कहता है कि तुम जैसे जाहिल को क्या पता, भले ही ये तकनीक अधूरी क्यों ना हो, लेकिन इसकी ताकत आज के इस पूरे क्विंग सेक्ट की साधारण कल्टीवेशन की तकनीकों से 1000 गुना ज्यादा मजबूत और असरदार है। अगर तुम्हारी जेब में पैसे नहीं हैं तो मेरी दुकान से दूर रहो और अपना मुंह बंद रखो। सुफान को तुरंत सीनियर ब्रदर जेंग की एक पुरानी बात याद आती है। उसने बताया था कि जो ली हुओ एंसेस्टर थे वे इस पूरे क्विंग सेक्ट के वर्तमान सुप्रीम मास्टर से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक थे। वे इस पूरे टियानान साम्राज्य के सबसे टॉप टियर के महान कल्टीवेटर माने जाते थे। सूफान बिना एक पल की भी देरी किए आगे बढ़ता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कड़क आवाज में कहता है कि ओल्ड मैन, ये अधूरी ली हुओ ट्रू टेक्निक मुझे चाहिए, ये लो इसके पैसे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वो बूढ़ा दुकानदार इतने सारे चमकते हुए स्पिरिट स्टोन्स एक साथ देखकर खुशी से गदगद हो जाता है। वो एक चालाक हंसी हंसता है और कहता है कि हे, सिंस तुम इतने बड़े दिल वाले और उदार ग्राहक हो तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट और ऑफर देता हूँ। तुम इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में नए लगते हो तो तुम्हारे पास इस संसार की तमाम जड़ी बूटियों की जानकारी देने वाली महान किताब यानी 100 हर्ब्स मैनुअल तो जरूर होनी चाहिए। क्या होगा अगर तुम अपनी यात्रा के दौरान किसी अनजान जंगल में भटक जाओ? वो आगे कहता है कि अगर किसी ने गलती से कोई गलत जड़ी बूटी या जहरीली दवा खा ली तो वो तड़प कर मर जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत किस वजह से हुई। सूफान सोचता है कि हाँ, ये बूढ़ा सही कह रहा है। अगर मैं इस 100 रिफाइनमेंट पिल मैनुअल को भी इसके साथ खरीद लेता हूँ तो मैं भविष्य में खुद अपने हाथों से कीमती पिल्स रिफाइन कर पाऊंगा और एक बहुत बड़ा खजाना और फॉर्च्यून बना पाऊंगा। वो बूढ़ा आगे कहता है कि युवा मालिक, आपकी सोच बिल्कुल सही है। इसके साथ ही मेरे पास ये टर्टल ब्रीथिंग टेक्निक भी है जो आपकी असली कल्टीवेशन के लेवल को छिपाने में मदद करेगी। और ये 4 सिंबल्स अर्थ अरे का सुरक्षा चक्र भी है जो सामने से आने वाले किसी भी शुआई रिफाइनिंग परफेक्शन स्टेज के कल्टीवेटर के पूरे दम से किए गए जानलेवा हमले को भी बहुत आसानी से झेल सकता है। सूफान वे सारी किताबें खरीदकर अपने कमरे में वापस आता है। वो अपने जादुई गोर्ड को प्यार से सहलाते हुए कहता है कि मेरे प्यारे बच्चे, इस बार हमें पहले से भी कहीं ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। इस पूरी दुनिया में हम अपना नाम और रुतबा बना पाएंगे या नहीं, ये पूरी तरह से अब तुम्हारी जादुई ताकत पर ही निर्भर करता है। वो उन अधूरी किताबों को गॉड के अंदर डाल देता है। कुछ समय बाद जब वो उन्हें बाहर निकालता है तो वो देखता है कि ट्रू फायर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अपने चरम और परफेक्ट रूप में आ चुकी थी। उन्हें देखकर वो समझ जाता है कि उनकी ताकत इतनी ज्यादा दिव्य हो चुकी है कि अब कोई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का कल्टीवेटर भी अगर मेरे सामने आ जाए तो उसे भी अपनी जान बचाकर पीछे हटना होगा। लेकिन तभी उसे एक कमी का एहसास होता है। वो देखता है कि ये जादुई गोर्ड केवल चीजों की क्वालिटी और ताकत को बढ़ा सकता है, लेकिन जो पन्ने या हिस्से किताब में पहले से ही गायब या फटे हुए थे ये उन्हें अपनी तरफ से दोबारा लिख या भर नहीं सकता। फिर भी जो ब्रेथ कंसीलिंग टेक्निक उसे मिली थी वो इतनी लाजवाब थी कि वो जब चाहे अपनी मर्जी से अपनी कल्टीवेशन के लेवल को छुपा सकता था और अपने से एक बड़े मेजर रेल्म यानी मेजर रियल्म के किसी भी शक्तिशाली कल्टीवेटर की खोजी जासूसी को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता था। इसके अलावा जो वर्ड फॉर्मेशन अर्थ अरे तैयार हुआ था वो इतना मजबूत था कि वो किसी भी टॉप लेवल के हमले को धूल चटा सकता था।
सूफान खुश होकर कहता है कि अब समय आ गया है कि मैं इस टॉप ग्रेड की ह्यूआई गैदरिंग पिल को खाकर देखूं कि इसमें कितनी ताकत है। भी हम अगले सीन में देखते हैं कि सूफान उस पिल को खाकर ध्यान में बैठ जाता है। उसके शरीर के अंदर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और उसकी जादुई ताकत बहुत तेजी से बढ़ती है। वो आंखें खोलता है और हैरान होकर कहता है कि क्या सच में शुगर रिफाइनिंग का 5वां लेवल इतना ज्यादा खौफनाक और शक्तिशाली होता है। मेरा पूरा शरीर ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है। लेकिन तभी वो खुद को शांत करता है और शिंजो सोचता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं सिर्फ 2 महीने पहले तक इस सेक्ट का एक मामूली और लाचार नौकर था। अगर कोई आका या चेला मुझे अचानक इतनी ऊंची स्टेज पर देखेगा तो उसे तुरंत मुझ पर गहरा शक हो जाएगा कि इसके हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना लगा है। इसलिए मुझे अपनी सुरक्षा के लिए इस ब्रेथ कंसीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा और अपनी ताकत को बाहर से दोबारा बिल्कुल पहले लेवल यानी ह्यूआई रिफाइनिंग लेवल 1 पर ही दिखाना होगा ताकि कोई मुझ पर उंगली न उठा सके। जैसे ही वो अपनी ताकत को दबाता है, उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है। बाहर एक चेला खड़ा होता है जिसका नाम सीनियर ब्रदर वांग है। सूफान बाहर आता है और कहता है कि प्रणाम सीनियर ब्रदर वांग, क्या कोई बेहद जरूरी काम आन पड़ा है जो आप यहाँ आए हैं। ब्रदर वांग बहुत ही परेशान और घबराया हुआ लग रहा होता है। वो कहता है कि जूनियर ब्रदर सू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। इस वक्त हमारे पूरे आउटर सेक्ट पर एक बहुत ही भयानक आफत आन पड़ी है। पूरा इलाका एक अजीब सी जानलेवा नमी और मॉन्स्टर्स के कहर यानी डैम्पनेस से जूझ रहा है। इनर सेक्ट के बड़े आकाओं ने एक इमरजेंसी समन जारी किया है और हमारे आउटर सेक्ट के उन तमाम चेलों को तुरंत मुख्य मैदान में बुलाया है जिनके पास थोड़ी सी भी कल्टीवेशन की ताकत है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि सूफान पूछता है कि सीनियर ब्रदर, आखिर वहाँ क्या हो रहा है और हमें वहाँ क्यों बुलाया जा रहा है। ब्रदर वांग आगे बढ़ते हुए गंभीर आवाज में कहता है कि बड़े आकाओं का आदेश है कि हम सबको मिलकर वहाँ के टूटे हुए जादुई सुरक्षा घेरे यानी मैजिक अरे की मरम्मत करनी होगी। और याद रखना कि जो भी चेला इस आदेश को मानने से इनकार करेगा या आनाकानी करेगा, उसे सेक्ट के कड़े नियमों के अनुसार बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक सजा दी जाएगी। सूफान पूछता है कि आखिर ये डैम्पनेस क्या बला है और ये इतनी अचानक कैसे आई। ब्रदर वांग कहता है कि चलो चलते चलते बात करते हैं, जल्दी करो। वो समझाता है कि हमारा ये महान क्विंगयून सेक्ट इस पूरे दक्षिणी आसमान के महान ग्रेट जाओ किंगडम के बहुत बड़े साम्राज्य के इलाके में स्थित है। हम यहाँ के 6 सबसे बड़े और अमरत्व वाले संप्रदायों यानी 6 मेजर इमॉर्टल सेक्ट्स के एक बहुत बड़े गठबंधन का हिस्सा हैं। हमारा मुख्य काम और मकसद इस पूरी मानवता को उन दुष्ट डेमोनिक लोगों, खूंखार मॉन्स्टर्स और राक्षसों के जानलेवा हमलों से बचाना और रक्षा करना है। लेकिन इस कड़वे सच को कोई नहीं बदल सकता कि इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी जादुई और पवित्र स्पिरिचुअल एनर्जी पाई जाएगी, वहाँ वहाँ उन खूंखार मॉन्स्टर्स और जंगली जानवरों का आना निश्चित है। लेकिन इस साल का माहौल सच में बहुत ही अजीब और डरावना है। इस बार जो मॉन्स्टर्स जंगलों से बाहर निकल कर आ रहे हैं, उनकी तादाद और संख्या पिछले कई सालों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। सूफान पूछता है कि अगर खतरा इतना बड़ा है तो हमारा महान सेक्ट अपने सबसे ताकतवर और एक्सपर्ट्स यानी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपर्ट्स को उन्हें खत्म करने के लिए क्यों नहीं भेज रहा। ब्रदर वांग एक उदास और कड़वी हंसी हंसता है और कहता है कि हा जूनियर ब्रदर, तुम अभी बहुत नासमझ हो। वे इनर सेक्ट के बड़े बड़े मास्टर्स और रसूखदार लोग हम जैसे मामूली आउटर चेलों की कीमती जानों की जरा सी भी परवाह नहीं करते। उन्हें हमारी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। सूफान थोड़ा डरने का नाटक करते हुए कहता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सब यहाँ बिना मौत मारे जाएंगे और हमारा अंत तय है। ब्रदर वांग उसकी पीठ पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम मेरे स्वर्गीय भाई जेंग चियान के छोटे भाई जैसे हो, इसलिए आज से तुम मेरे भी सगे भाई वांग टाई की तरह हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो अपनी जेब से एक अजीब सा लोहे का खिलौना निकालता है और कहता है कि ये देखो, ये एक आयरन ईगल है जिसे हमारे महान फॉर्जिंग हॉल के एक्सपर्ट्स ने विशेष रूप से तैयार किया है। इसके अंदर अपनी थोड़ी सी जादुई ताकत फूंकने से ये हवा में एक विशाल चील की तरह उड़ सकता है और एक ही दिन में पूरे 1000 मील की दूरी तय कर सकता है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा नाजुक और जानलेवा स्थिति आ जाए तो तुम इसका इस्तेमाल करके अपनी जान बचाकर यहाँ से बहुत दूर भाग सकते हो। सूफान भावुक होकर कहता है कि सीनियर ब्रदर, आपका ये राज और जानकारी मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वे दोनों दौड़ते हुए मुख्य मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां हजारों आउटर चेले पहले से ही कतारों में खड़े कांप रहे होते हैं। मैदान के केंद्र में एक ऊंचे मंच पर इनर सेक्ट के 5 बहुत ही घमंडी और रसूखदार चेले खड़े होते हैं। उनके चेहरों पर आउटर चेलों के लिए साफ तौर पर नफरत देखी जा सकती थी। उनमें से एक सीनियर चेला आगे बढ़ता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि सुनो, तुम सब आउटर सेक्ट के नालायक हो। ये जो जानलेवा नमी और मॉन्स्टर्स का कहर इस बार आया है, ये पिछले पूरे 20 सालों में सबसे भयानक और खूंखार है। इसलिए मैं यहाँ खड़े तुम सभी आउटर चेलों से ये मांग करता हूँ कि तुम सब अपनी पूरी जादुई ताकत झोंक कर इस संकट का सामना करने में हमारी मदद करो।
जो भी चेला इस मुश्किल घड़ी में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएगा, उसे इनाम के तौर पर सीधे मेरे महान टांगचेन पीक के अंदर एक सम्मानित चेले के रूप में एंट्री दे दी जाएगी। तभी उसके बगल में खड़ी एक बेहद घमंडी और खूबसूरत लड़की, जो स्वभाव से बहुत क्रूर लग रही थी, अपनी तीखी आवाज में कहती है कि इन आउटर सेट के कीड़ों का टैलेंट और जादुई ताकत सच में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक और बकवास है। तुम जैसे महान टांगचेन पीक के लोग न जाने क्यों हमेशा ऐसे कचरे और कबाड़ को अपने यहाँ इकट्ठा करने के लिए इतने उत्सुक रहते हो। सूफान दूर से उस लड़की को देखता है और मन ही मन सोचता है कि इस घमंडी औरत का मुंह सच में कितना घटिया है। ये बिना किसी वजह के सबको अपने शब्दों के तीरों से निशाना बना रही है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि इतनी बड़ी आफत और मॉन्स्टर्स के हमले के बाद भी पूरे मैदान में दूर दूर तक एक भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का बड़ा एक्सपर्ट या मास्टर यहाँ की निगरानी करने के लिए मौजूद नहीं है। ये सच में बहुत अजीब है। वो धीरे से पूछता है कि सीनियर ब्रदर वैंग, इंसानी कल्टीवेटर्स के अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो क्या इन जंगली डेमोनिक बीस्ट्स के भी कोई लेवल्स होते हैं? ब्रदर वांग सिर हिलाता है और समझाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, इन डेमोनिक बीस्ट को 1 से लेकर 10 तक के खतरनाक लेवल्स में बांटा गया है। जो लेवल 1 का मॉन्स्टर होता है, उसकी ताकत हमारे इंसानी कल्टीवेटर्स के ह्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के बराबर होती है। जो लेवल 2 से लेकर 4 तक के मॉन्स्टर्स होते हैं, वे क्रमशः हमारे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के शुरुआती, मध्य और आखिरी स्टेज के बराबर खतरनाक होते हैं। और अगर कोई मॉन्स्टर लेवल 5 पर पहुंच जाता है, तो वो अपने शरीर के अंदर एक जादुई दानवी कोर यानी डीमन कोर का निर्माण कर लेता है, जिसके बाद वो सीधे हमारे महान कोर फॉर्मेशन स्टेज के बड़े बड़े मास्टर्स से भी आमने सामने लोहा ले सकता है। और जहाँ तक उन पौराणिक लेवल 8 के महान डेमन किंग्स या नैसन सोल एक्सपर्ट्स की बात है, वे इतने खतरनाक होते हैं कि वे भी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाते। लेकिन तुम डरो मत, इस बार जो नमी की वजह से बाहर आए हैं, वे ज्यादातर सिर्फ लेवल 1 के ही छोटे मॉन्स्टर्स हैं। ये जो 5 इनर चेले मंच पर खड़े हैं, ये सब यहाँ सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और खुद को निखारने के लिए आए हैं। लेकिन अचरज की बात यह है कि उनमें से कई चेले खुद क्यूआई रिफाइनिंग के बिल्कुल आखिरी और पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि मंच पर खड़ा वो इनर चेला दोबारा चिल्लाता है कि सभी आउटर चेले ध्यान दे। हमारा जो महान सुरक्षा घेरा यानी माइनर 5 एलिमेंट्स अरे है, वो बहुत लंबे समय से इस्तेमाल न होने की वजह से काफी कमजोर और जर्जर हो चुका है। इसकी मरम्मत करने के लिए हम सबको मिलकर अपनी जादुई ताकत लगानी होगी। जिन भी चेलों के पास पानी यानी वाटर एट्रीब्यूट या धातु यानी मेटल एट्रीब्यूट की जादुई ताकत है, वे तुरंत बिना देर किए मेरे पीछे आए ताकि हम इस एरे को ठीक कर सकें। मेरा नाम लिन याओफेंग है। तभी एक और चेला आगे आता है और कहता है कि मेरा नाम उयांग ची है। जिन चेलों के पास धरती यानी अर्थ या लकड़ी यानी वुड एट्रीब्यूट की ताकत है, वे सब मेरे पीछे आए। बाकी के जितने भी बेकार और बचे हुए लोग हैं, वे सब वहीं रुक जाएं। तभी वो घमंडी लड़की, जिसका नाम लिन स्यूफेंग की सीनियर था, आगे बढ़ती है और चिढ़कर कहती है कि ये कितना बड़ा और विशाल आउटर सेक्ट है, लेकिन यहाँ खड़े हजारों लोगों में से सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही ऐसे हैं जो आग यानी फायर एट्रीब्यूट की जादुई ताकत का इस्तेमाल करना जानते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। मैं तो बस तुम जैसे तुच्छ चींटियों की मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। तभी एक और सीनियर ब्रदर उसे टोकते हुए कहता है कि जूनियर सिस्टर, अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो। ये संकट कोई मामूली बात नहीं है, हमें जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। वो आउटर चेलों की तरफ देखता है और कहता है कि सभी जूनियर ब्रदर्स सुनिए, जो भी चेला हमारी जूनियर सिस्टर लिन स्यूफेंग की इस जादुई सुरक्षा घेरे को ठीक करने में मदद करेगा, उसे इनाम के तौर पर सेक्ट की तरफ से पूरे 10 चमकीले स्पिरिट स्टोन्स दिए जाएंगे। ये सुनते ही मैदान में खड़े चेलों के बीच खुशी की लहर दौड़ जाती है। वे आपस में कहते हैं कि सीनियर सिस्टर, क्या आप जो कह रही हैं वो सच है? वो सीनियर मुस्कुराकर कहती है कि हाँ बिल्कुल सच है, और जो सबसे बेहतरीन काम करेगा उसे हमारी लिन स्यूफेंग की मुख्य पहाड़ी पर आकर उच्च स्तर की आग की तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। ब्रदर वांग सुफान की तरफ देखता है और कहता है कि जूनियर ब्रदर सू, तुम्हारी जादुई ताकत में आग का तत्व बहुत मजबूत है, तुम वहां जाकर अपनी किस्मत क्यों नहीं आजमाते? लेकिन सूफान मन ही मन सोचता है कि जो भी इंसान अपनी जान से हाथ धोना चाहता है, वही उस घमंडी औरत की पहाड़ी पर जाएगा। मैं ऐसा जोखिम कभी नहीं लूंगा। ये भी हम अगले सीन में देखते हैं कि सभी चेलों को उस जादुई सुरक्षा घेरे यानी माइनर 5 एलिमेंट्स अरे के बड़े बड़े पैटर्न्स और डिजाइनों के सामने खड़ा कर दिया जाता है। सीनियर चेला चिल्लाता है कि अब सब मिलकर अपनी अपनी जादुई ऊर्जा को इन पैटर्न्स के अंदर इंजेक्ट करना शुरू करो ताकि ये कमजोर घेरा फिर से मजबूत हो सके। सूफान भी आगे बढ़ता है और अपनी कल्टीवेशन की ताकत का एक बहुत ही छोटा और दबा हुआ हिस्सा उस पैटर्न के अंदर डालने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी जादुई ऊर्जा उस घेरे को छूती है, वहाँ खड़े इनर चेले चौंक जाते हैं। युआंगची उसकी तरफ देखता है और मन ही मन हैरान होकर कहता है कि ये कितनी असंभव और अद्भुत बात है। ये लड़का बाहर से देखने में सिर्फ यूआई रिफाइनिंग के पहले लेवल का एक मामूली आउटर चेला लग रहा है,
लेकिन इसके शरीर से निकलने वाली अर्थ एट्रीब्यूट की जादुई ऊर्जा इतनी ज्यादा शुद्ध, पवित्र और ताकतवर है जैसी मैंने आज तक किसी बड़े जीनियस के अंदर भी नहीं देखी। क्या ये लड़का कोई छिपा हुआ महाजीनियस है? सूफान को तुरंत एहसास होता है कि ओह नहीं, कोई बड़ा इनर चेला मुझे बहुत ही ध्यान से घूर रहा है। मुझसे बहुत बड़ी लापरवाही हो गई। मैं अपनी ताकत को पूरी तरह छिपा नहीं पाया। वो मन ही मन अफसोस जताते हुए कहता है कि ये कितना बुरा हुआ। मैं सिर्फ अपनी जादुई ऊर्जा की क्वालिटी को बेहतर बनाने में लगा रहा, लेकिन मैं अपने शरीर के मुख्य चक्र यानी डांटियन को बड़ा करना पूरी तरह भूल गया। इस वजह से मुझे फायदे से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि मैं बाहर से देखने में अभी भी QI रिफाइनिंग के पहले लेवल पर ही अटका हुआ महसूस हो रहा हूँ। तभी वो देखता है कि मैदान के बाहर जो भयानक जंगली मॉन्स्टर्स और जानवर खड़े थे, वे सब बहुत ही शांत और अजीब तरीके से एक कतार में खड़े थे। सूफान को ये देखकर गहरा झटका लगता है। वो सोचता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब और संदेहास्पद है। आमतौर पर ये भूखे मॉन्स्टर्स जब भी किसी इंसानी मांस को देखते हैं तो वे अपनी भूख मिटाने के लिए उन पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं, लेकिन इस बार ये सब इतने शांत और एक अच्छे बच्चे की तरह अनुशासित होकर क्यों खड़े हैं, जैसे ये किसी बड़े आका के आदेश का इंतजार कर रहे हो। वो घबराकर कहता है कि सीनियर ब्रदर वांग, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्रदर वांग जोर से हंसता है और कहता है कि हाँ, जूनियर ब्रदर सू, तुम बेकार में इतना डर रहे हो। जब हमारे पास इतना बड़ा जादुई सुरक्षा घेरा है और इतने सारे शक्तिशाली इनर डिसाइपल्स हमारी ढाल बनकर खड़े हैं, तो हमें कुछ नहीं होगा। हम इस संकट से बहुत आसानी से पार पा लेंगे। तुम शांत रहो। सूफान कहता है कि लेकिन सीनियर ब्रदर, क्या आपको सच में अपने दिल में किसी बहुत बड़े खतरे का एहसास नहीं हो रहा? वांग कहता है कि अरे भाई, डरो मत। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे 3 भयानक हमले पहले भी झेले हैं। तुम पैनिक मत करो। अभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अचानक एक बहुत ही जबरदस्त और कान फोड़ देने वाली दहाड़ गूंजती है। पूरी धरती भूकंप की तरह कांपने लगती है। चारों तरफ खड़े इनर चेले चिल्लाने लगते हैं कि भागो भागो, मॉन्स्टर्स का असली हमला शुरू हो चुका है। मंच पर खड़ा सीनियर चेला चिल्लाता है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अपनी पूरी जादुई ताकत को बिना रोके इस सुरक्षा घेरे के अंदर झोंक दो ताकि इस महान घेरे की दीवार को टूटने से बचाया जा सके। जब ये जंगली जानवर थक कर चूर हो जाएंगे, तब तुम सब मेरे पीछे आना और हम मिलकर इन डेमोनिक बीस्ट का कत्लेआम करेंगे और अपनी कल्टीवेशन को और निखारेंगे। लेकिन तभी झाड़ियों को चीरता हुआ एक विशालकाय और खौफनाक भेड़िया बाहर आता है, जिसके सिर पर एक बहुत ही नुकीला और बड़ा जादुई सींग चमक रहा था। उसे देखते ही इनर चेलों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे कांपते हुए चिल्लाते हैं कि ओह गॉड, ये तो लेवल 2 का डेमोनिक बीस्ट यानी ब्लैक हॉर्न वुल्फ किंग है। इसकी ताकत हमारे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के बराबर है। तुरंत मुख्य संप्रदाय को इसके बारे में सूचित करो। ये मॉन्स्टर हमारी बर्दाश्त और रोकने की क्षमता से बहुत बाहर है। हम इसे नहीं रोक सकते। दूसरा चेला चिल्लाता है कि हमारा टांगशियन पीक यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। अगर हम अपने मास्टर को संदेश भेज भी दें तो उन्हें यहाँ उड़कर पहुँचने में कम से कम एक अगरबत्ती के जलने जितना समय यानी इंसेंस स्टिक्स टाइम लगेगा। तब तक हम सब मारे जाएंगे। तभी लिंस यूफंग कहती है कि हमारी लिंक्सयू पीक यहाँ से काफी पास है, लेकिन मुसीबत ये है कि मेरे मास्टर इस वक्त किसी जरूरी काम से बाहर यात्रा पर गए हुए हैं। लेकिन तुम सब हौसला मत हारो। मैंने पहले ही हमारे सबसे शक्तिशाली सीनियर ब्रदर श्यान को जादुई संदेश भेज दिया है। वे बहुत जल्द अपनी पूरी ताकत के साथ हमारी मदद के लिए यहाँ पहुँचने वाले हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और जादुई सुरक्षा घेरे की एक विशाल दीवार तिनके की तरह टूटकर बिखर जाती है। सीनियर चेला चिल्लाता है कि ओह नहीं, हमारा सुरक्षा घेरा टूट चुका है। जल्दी करो, इस घेरे के सबसे उत्तरी हिस्से यानी नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट के दरवाजे को खोल दो ताकि हमारे जितने भी आउटर सेक्ट के बेकसूर चेले हैं वे सब वहाँ से जितनी जल्दी हो सके अपनी जान बचाकर भाग सकें। वो अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि होंगे, शुयाओ, उयांग, तुम सब मेरे पीछे आओ। हमें इस टूटी हुई दीवार के गैप के सामने खड़े होकर इन मॉन्स्टर्स को अंदर आने से रोकना होगा, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए। ये भी हम अगले सीन में देखते हैं कि मैदान में चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। मॉन्स्टर्स आउटर चेलों को गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं। तभी घमंडी जाओ शुयाओ अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने लगती है। वो अपने साथी से कहती है कि सीनियर सिस्टर, जब तक जाओ कून और उसके बाकी 2 साथी उन मॉन्स्टर्स को वहाँ उलझा कर रख रहे हैं, हमारे पास यही सबसे बेहतरीन मौका है। हमें बस कुछ ही पलों में यहाँ से चुपचाप पीछे हट जाना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। इन आउटर सेक्ट के बेकार और तुच्छ कचरे नौकरों के लिए हमें अपनी कीमती जादुई ऊर्जा को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जान इनसे कहीं ज्यादा कीमती है। सीनियर सिस्टर उसे गुस्से से देखती है और कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। सीनियर ब्रदर क्यूआन को यहाँ पहुँचने में कम से कम 1 कप चाय बनने जितना समय यानी टी टाइम लगेगा।
हमारे साथी वहाँ अकेले इतनी देर तक उन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर हम भी भाग गए तो वे सब मारे जाएंगे। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मैं यहाँ रुककर सीनियर ब्रदर जाओ और बाकी साथियों की मदद के लिए कुछ और समय खरीदूंगी। जाओ शुयाओ कहती है कि ठीक है, अगर तुम मरने के लिए इतनी उतावली हो तो तुम्हारी मर्जी, मैं तो चली। वो वहाँ से भाग निकलती है। दूसरी तरफ सूफान और ब्रदर वांग भी मॉन्स्टर्स से घिरे होते हैं। ब्रदर वांग सूफान को धक्का देकर आगे करता है और अपनी जेब से एक पुराना कागज निकालते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर सू, ऐसा लग रहा है कि अब हम दोनों में से कोई एक ही यहाँ से जिंदा बचकर बाहर निकल पाएगा। ये लो, ये इस पूरे जंगली इलाके का एक गुप्त नक्शा यानी मैप है। मैं यहाँ रुककर इस खूंखार मॉन्स्टर को तब तक उलझा कर रखूंगा जब तक तुम यहाँ से बहुत दूर नहीं चले जाते। अगर मुझे आज मरने के बाद कोई मौका मिला तो मैं तुम्हारी याद में एक सुंदर स्मारक या मॉन्यूमेंट जरूर बनवाऊंगा। अब यहाँ खड़े होकर अपना समय बर्बाद मत करो, अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर मॉन्स्टर पर चिल्लाता है कि आओ तुम नीच जानवर, मुझसे मुकाबला करो। अब हम अगले सीन में देखता है कि सूफान दूर से देखता है कि वो मॉन्स्टर ब्रदर वांग पर हमला करने वाला है। वो अब अपनी ताकत को और नहीं छिपा सकता था। वो तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी उस उन्नत लाइहुआ ट्रू टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसके हाथों से आग की ऐसी खौफनाक और विशाल लपटें निकलती हैं जो उस विशाल मॉन्स्टर को एक ही झटके में जलाकर राख कर देती हैं। ब्रदर वांग ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हकलाते हुए कहता है कि अरे भाई, तुम तो सिर्फ यूआई रिफाइनिंग के पहले लेवल पर थे ना, फिर तुम्हारे पास इतनी खौफनाक, विनाशकारी और डरावनी जादुई तकनीक कहाँ से आई? तुम आखिर कौन हो? सूफान उसे सहारा देकर उठाता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर, इन सब बातों का समय बाद में आएगा, जल्दी कीजिए। चारों तरफ से खूंखार मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड हमारी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमें घेर रहा है। तभी दूर झाड़ियों में छिपी जाओ शुयाओ ये सब देख लेती है। उसकी आंखों में लालच और जलन की भावना साफ देखी जा सकती थी। वो मन ही मन सोचती है कि ये कैसे मुमकिन है। ये आउटर सेक्ट का एक मामूली और बेकार कीड़ा इतनी शुद्ध और पवित्र आग की जादुई ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? इसके पास निश्चित रूप से कोई बहुत ही प्राचीन और अमूल्य खजाना लगा है। वो गुस्से से अपने दांत पीसती है और खुद से कहती है कि एक मामूली और लाचार नौकर इस दुनिया में इतने बड़े और कीमती खजाने को अपने पास रखने का हकदार बिल्कुल नहीं है। ये खजाना तो सिर्फ मेरा होना चाहिए। और इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।